ऑलराइट, सो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से इतिहास और राजनीति शास्त्र के बारे में तैयारी की जाए। अब मैं आपसे यहाँ पर त्वरित गति से बात करना चाहूँगा, बहुत समय न लेते हुए, कि एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको आप बोलते हो इकोनॉमिक्स, और इसको लेके हमेशा एक चिंता भी बनी रहती है कि कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, उसके क्या घटक होते हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा दिखाई पड़ा है, अगर आप परीक्षा का पाठ्यक्रम देखें, कि अर्थशास्त्र के प्रश्न प्रीलिम्स में भी बढ़े ही हैं, और मेंस में तो एक पूरा पेपर ही है, तीसरा पेपर, उसका करीब करीब 40% के आसपास अर्थशास्त्र से आता है। एक चूंकि बहुत स्पष्ट रूप से पाठ्यक्रम नहीं दिया हुआ है, तो एक सामान्य चिंता यह भी रहती है कि किस प्रकार से इसको पढ़ा जाए, इसके क्या क्या घटक होने चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके संदर्भ में कैसे बातें होनी चाहिए। तो जैसा कि आपसे आप परिचित हैं इस बात से, लेकिन मैं एक बार पुनरावृत्ति करूं अगर उसकी, कि इस सेशन का सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि आपके लिए सहयोगी हो पाए ये समझने में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, इत्यादि इत्यादि। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो है ये समझने की कि सिलेबस दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था है। ये बहुत मूलभूत बात है जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं या नहीं समझ पाते। अर्थशास्त्र सिलेबस नहीं है, सिलेबस है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका क्या स्थान है, इससे संबंधित जो भी चुनौतियां हैं, जितनी भी चुनौतियां या अवसर जिसको हम बोलते हैं, क्या क्या घटक हैं, ये है आपका सिलेबस। बोलते हैं हम जनरली कि इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, तो कहीं भी ऐसा नहीं कि बहुत इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पूछी जा रही हैं या उसमें आपसे जो है ये उम्मीद की जाती है कि आप इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को जानें, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल को समझते हो। यहाँ आपसे ये अपेक्षित होता है कि आप अर्थव्यवस्था से संबंधित जो मूलभूत बातें वो जानते हैं कि नहीं, और साथ ही आप यह जानते हैं कि नहीं कि किस प्रकार से जो है इस अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थान है, उसके क्या घटक हैं, उसके क्या डायमेंशंस हैं, इन सब की बातें। तो सिलेबस तो ये है, पहले तो ये बात समझना है कि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते। ये एक छोटी सी बात अगर समझ में आ जाती है तो एक बहुत बड़ी एक समस्या सॉल्व हो जाती है कि आपको वो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज और उनको रटना और उसकी टेक्निकल जार्गन्स और टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो सामान्य अध्ययन है, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूं कि सिलेबस में और बहुत सारे स्पष्टीकरण में भी ये बात यूपीएससी द्वारा स्पष्ट कही गई है कि जनरल स्टडीज से आशय यही होता है जो एक सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए, एक जागरूक सामान्य व्यक्ति को जिसके बारे में जानकारी हो, उससे आप जनरल स्टडीज बोलते हो। तो अगर आप देखो तो जब आप कहते हो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका स्थान, तो आपसे एक तो उम्मीद की जाती है कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं कि नहीं, उसके घटकों डायमेंशंस को समझते हैं कि नहीं, और दूसरा आप ये समझते हैं कि नहीं कि इस अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है, क्या इसके डायमेंशंस हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसा देखा गया है कि जब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका स्थान की, तो पहले तो एक बात ये स्पष्ट आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका स्थान। 5 बड़ी चुनौतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जैसा देखा गया है विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर जब बच्चों से बात होती है, जो सफल भी रहे जो असफल भी रहे, कि 5 बड़ी चुनौतियाँ अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ती हैं जो आपकी तैयारी के समय आती हैं। पहली और जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो यही है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। फिर दूसरी जो चुनौती सबसे बड़ी दिखाई पड़ती कि क्या इसके लिए स्रोत का इस्तेमाल करें, स्रोत का इस्तेमाल क्या करें। और तीसरी और सबसे ज़्यादा शायद महत्वपूर्ण कह सकते हैं, तो पहला तो पाठ्यक्रम, दूसरा स्रोत,
तीसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण चुनौती इसमें दिखती है वो ये कि इसमें करंट अफेयर्स या समसामयिकी जिसको आप बोलते हो, इसका प्रबंधन कैसे करें। समसामयिकी के संदर्भ जो हैं इसके बारे में क्या करें, इसका प्रबंधन कैसे करें, कैसे समसामयिकी को पढ़ें, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, क्या स्रोत होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि, वो कैसे हो सकता है, उसके क्या क्या घटक होते हैं। एक तीसरा ये एक बड़ी चुनौती की तरह दिखाई पड़ता है। तो पहला तो ये कि पाठ्यक्रम जानना कि एग्जैक्टली पाठ्यक्रम क्या है, दूसरा ये कि स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए, तीसरा समसामयिकी के संदर्भ मतलब करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे हैंडल किया जाए, उसके क्या घटक होते हैं, उससे संबंधित क्या बातें होती हैं। और चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि विगत वर्ष के प्रश्न जो हैं ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा होती है इकोनॉमिक्स में कि चूंकि पिछले वर्ष के क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे बेस्ड थे तो क्या उसको दोबारा पढ़ें या ना पढ़ें, करें ना करें। तो विगत वर्ष के प्रश्नों के प्रति भी एक जो दृष्टिकोण है कि कैसे होना चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें सहयोगी हो सकती है या नहीं हो सकती, या उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं। और एक पांचवी जो बात होती है वो एक सामान्य बात होती है, हर विषय में भी है, यहाँ भी है, कि इस विषय के नोट्स कैसे बनाए जाएं, क्या होना चाहिए नोट्स, क्या उसके विकल्प होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। अगर मैं एक एक की बात करूं त्वरित गति से कि पाठ्यक्रम क्या है, पहले तो कि पाठ्यक्रम में क्या क्या घटक आते हैं, तो चूंकि यूपीएससी के सिलेबस में अगर आप देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में आप एक बार सिलेबस अगर आप देखेंगे जो आपके पास यूपीएससी की तरफ से जारी किया जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आपसे यहाँ निवेदन करूँगा कि हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी जब भी नोटिफिकेशन आए तो उसमें ज़रूर देखिए कि सिलेबस उस साल के लिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं कि एक बार जो सिलेबस लिख दिया वही सिलेबस रहेगा, सामान्यतः वही रहता है, लेकिन जो है बाध्यकारी नहीं है। ये बाध्यकारी नहीं है कि ये सिलेबस हो। फिर भी अभी तक जो पिछले 2013 में जब से इसमें संशोधन किया गया है, सिलेबस आप जानते हैं 2013 में संशोधित किया गया, 2013 के संशोधन के बाद से प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया गया है उसमें लिखा है उन्होंने आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, और मेंस में तीसरे पेपर में उन्होंने अर्थशास्त्र की कुछ, अर्थव्यवस्था की कुछ बातें लिखी हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें, अवसंरचनात्मक विकास, निवेश का मॉडल, इसके अलावा जो है वहाँ पे कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं, इसके अलावा जो है आर्थिक असमानता के संदर्भ में कुछ टॉपिक्स रखे गए हैं। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा अगर आप देखें तो ये कुछ टॉपिक्स वहाँ पे हैं। चलिए अपनी बात को मैं थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से करने के लिए आपके सामने है पीपीटी प्रेजेंटेशन, ताकि समय कम लगे और आपके समय का सही उपयोग हो पाए। मैंने अभी तक आपको जो बताया, एक बार त्वरित पुनरावलोकन देखते हैं उसमें मैंने आपको बताया कि वस्तुतः तो पहले ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स जैसा कोई चीज़ नहीं होती, उसको कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका स्थान। हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं, इकोनॉमिक्स हो गया मेरा, पर वो इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहे, तो वहाँ पर थ्योरीज नहीं पूछी जाती, वहाँ पर बड़े बड़े सिद्धांत और वो आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, जो महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे जीडीपी की दर है आपको पता होनी चाहिए, या कुछ नया परिवर्तन हुआ वो आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दूँ, जैसे अभी इस बार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था गोल्ड ट्रेंच क्या है, तो पीछे जो है आईएमएफ के कोटे में कुछ परिवर्तन किया गया था। कोटा सिस्टम होता है आईएमएफ में, जब आप क्लास पढ़ोगे उसके बारे में तो जानोगे, जिन्हें पढ़ा होगा जानते हैं। तो जो कोटा सिस्टम कैसे काम करता है उसमें कुछ एक बातें थी, उसी पे क्वेश्चन पूछ रहे उन्होंने गोल्ड ट्रेंच क्या होता है। तो जो पहले तो ये समझना कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात होती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका क्या स्थान, जो मैंने आपको बताया कि 5 मुख्य चुनौतियां हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ यहाँ पे मैंने रेखांकित किया है कि प्रीलिम्स में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ये कम एंड पे 20 के आसपास आ जाते हैं, हायर एंड पे 25 के आसपास आ जाते हैं। पर इस बार ताज्जुब की बात यह है कि कृषि से संबंधित बहुत प्रश्न आए, करीब 7 प्रश्न कृषि से आधारित थे, जो कृषि अर्थशास्त्र का हिस्सा होता है। तो वो भी एक अगर उसको जोड़ लेंगे तो संख्या अधिक बढ़ जाएगी, लेकिन मैं एक मिनिमम एंड पे मान के चल रहा हूँ कि 20 से 25 घट सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 18 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 20 से 25 का औसत दिखाई पड़ता है। तीसरे पेपर में लगभग 50% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं। इसके अलावा एक आर्थिक सामाजिक निबंध आता है, और जाहिर सी बात है कि जो है प्रारंभिक परीक्षा में कुछ अलग तरह के प्रश्न होते हैं, मुख्य में थोड़ा उनका स्वभाव बदल जाता है, इसलिए आपको ये थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए।
इसलिए मैंने आपको बताया कि ये 5 बड़ी चुनौतियां दिखाई पड़ती हैं इसमें, इसलिए मैंने इसको लिखा भी, अर्थशास्त्र की तैयारी से संबंधित चुनौतियां। पहला पाठ्यक्रम है, स्रोत है, समसामयिकी का प्रबंधन कैसे करें और विगत वर्ष के प्रश्नों को हल करने की प्रासंगिकता क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और नोट्स कैसे बनाएं। ये 5 बड़ी बातें जो है वो कहीं ना कहीं एक चुनौती की तरह दिखाई पड़ती हैं। आज के सेशन में मैं इन्हीं 5 चीज़ों पे आप अपने सेशन को फोकस रखना चाहूँगा। पहला तो पाठ्यक्रम, जैसा मैं भी आपको बता रहा था, अब इस पीपीटी के सहयोग से शायद आपको ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा सहजता होगी बात को। मैं आपको बता रहा था कि चूंकि प्रीलिम्स में उन्होंने एक टॉपिक रखा हुआ है आर्थिक और सामाजिक विकास, वहाँ पर लिखा हुआ अर्थव्यवस्था संबंधित बातें, और मेंस में तीसरे पेपर में, जीएस के तीसरे पेपर में वहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ कुछ बातें। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जरा ये समझें कि पाठ्यक्रम क्या है, कितना पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की किताबें आप लेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो कहाँ से क्या पाठ्यक्रम हो। सबसे अच्छा तरीका इसका ये हो सकता है, जो सार्वभौमिक तरीका भी है, कि यूपीएससी का है, तमाम स्टेट सर्विसेज जैसे यूपीपीसीएस, राजस्थान, जो लोग राजस्थान के सुन रहे हैं वो जानते हैं कि राजस्थान में इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यूपी में भी मेंस में जो अभी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था उसमें अच्छे क्वेश्चन आते थे। बिहार और मध्य प्रदेश में देखा जाता है, या यूपी के प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन का औसत थोड़ा मध्य रखते थे, ताकि जो है अधिकांश बच्चे उसको कर पाएँ। तो अगर हम पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखें, पिछले 20 वर्ष के प्रश्न, 15 वर्ष के प्रश्न को अगर हम देखें, आकलन करें, तो एक अंदाजा लग जाता है कि अच्छा इन इन विषयों पर, टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसी चीज को एक आधार बनाते हुए मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना दी है, फौरी लिस्ट, ताकि आप ये समझ पाए कि अच्छा ये चीजें तो पढ़नी है, इससे संबंधित खबरों को पढ़ना है। क्योंकि यहां पर जो प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें 2 बातें हैं। कुछ प्रश्न आते हैं टर्मिनोलॉजी से संबंधित, बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, और आपकी बेसिक समझ कितनी है। जैसे इसी बार के प्रीलिम्स में बात करूं तो एक क्वेश्चन उन्होंने गोल्ड ट्रेंच पूछा, जैसे मैंने उदाहरण दिया। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अगर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए निकाल ले अपने अकाउंट्स डिमांड डिपॉजिट से, और उसके पास कैश आ जाए, तो मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये सब जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये समझ के क्वेश्चन है, और कई बार वो इस पे आधारित जो करंट अफेयर्स हैं उसको पूछ रहे होते हैं कि हाँ इससे संबंधित कुछ करंट अफेयर है, कोई घटना हुई है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ नई चीज़, जैसे कि पीछे काफ़ी चर्चित था, एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चूंकि एनबीएफसीज काफ़ी बैंकरप्ट हो रही थी, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उनके लिए वो क्वेश्चन बच्चों सा लगेगा कि अच्छा ये मालूम है हमें ये क्या होता है, और उसमें से 3 विकल्पों में से जो है एक विकल्प गलत था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कंसेप्ट पे आते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, आप उसको समझते हैं कि नहीं, और क्वेश्चन मतलब एक तरह से कहें शब्दावली इत्यादि पर, और क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित करंट अफेयर्स पे। तो बैंकिंग प्रणाली में आप रेपो रेट समझते हैं कि नहीं, रिवर्स रेपो रेट समझते हैं कि नहीं, एमएसएफ समझते हैं कि नहीं, वित्तीय प्रयोजन में आप समझते हैं कि नहीं, बजट स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे एफआरबीएम के अंतर्गत। इस बार एक क्वेश्चन आया था कि किस माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को दिया जाता है किस कानून के अंतर्गत, एफआरबीएम एक एक्ट है, उसके अंतर्गत ये दिया जाता है। मतलब क्वेश्चन का स्वभाव टर्मिनोलॉजी, लगभग आधे क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी पर आधारित होते हैं, और आधे क्वेश्चन उनका अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं कि आप उनको करंट अफेयर से जोड़ के देख पाते हैं कि नहीं। यही समान अध्ययन है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अर्थशास्त्र में मत जाइएगा, मतलब आप मोटी मोटी किताबें लाइब्रेरी से ले आइए इकोनॉमिक्स की, एमए की, और आप उसको पढ़ने लगिए, तो उससे काम नहीं चलेगा। अक्सर अच्छे विद्यार्थी ये गलती करते हैं। यहाँ पर आज के सेशन का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको उससे मैं बचा पाऊँ। तो आपको वो नहीं करना है। करना क्या है, इसके बेसिक शब्दावली का, जो भी इसकी मूलभूत शब्दावली है उसको समझिए, और उस शब्दावली का कैसे अनुप्रयोग होता है करंट अफेयर्स में, इसको जानिए। जैसे इस बार क्वेश्चन था कि निम्न कथनों पर विचार करिए कि अगर बैंक को अपनी मौद्रिक नीति को बढ़ाना है, विस्तारित करने वाली मौद्रिक नीति लानी है, मुद्रा को और मार्केट में लाना है, तो क्या नहीं करना चाहिए। बहुत आसान सी बात, अगर आप बेसिक शब्दों को समझ रहे थे कि हाँ क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो तमाम विगत वर्षों के प्रश्नों के आधार पर ये कुछ बातें निकल के आती हैं जिसको आप पाठ्यक्रम कह सकते हो। ये पिछले वर्ष के अनुभवों के आधार पर, पेपर्स को देखकर उसके आधार पर कहा जा सकता है। एक तो इसमें जो है सबसे पहली बात जो आपसे उम्मीद की जाती है, मैं फटाफट इसको अगर आपके सामने बोलूं, कि एक तो ये कि आपको बेसिक चीज़ें आती हैं कि नहीं, संकल्पनाएं आती हैं कि नहीं,
कि हाँ भाई क्या होता है मांग, क्या होता है आपूर्ति, इत्यादि इत्यादि, क्या उसके घटक होते हैं, और राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है, जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय आय का मापन और विकास के सूचकांक, इस पे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। विकास के सूचकांक का मतलब आप जब इकोनॉमिक्स जहां भी आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे, जिस भी स्रोत से पढ़ोगे, तो आप देखोगे वहां वो बताते हैं कि आर्थिक समृद्धि बनाम विकास कुछ फर्क होता है। तो विकास के सूचकांक में एचडीआई आ गया, या इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई आ गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इस तरह के जो सूचकांक है वो विकास के सूचकांक कहे जाते हैं। अब देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन आया था मेंस 2019 में, क्वेश्चन था कि वर्तमान में समावेशी विकास में संधारणीयता की बात सम्मिलित है, चर्चा करें। अब जब आप विकास के सूचकांक पढ़ते हो तो उसी समय पढ़ते हो सतत विकास लक्ष्य क्या है, वो 17 लक्ष्य, जिसको वो लक्ष्य पता थे उसको ये क्वेश्चन बच्चों सा लगेगा कि हाँ कैसे जो है विकास में ही, समावेशी विकास में ही ये बात आ जाती है कि पर्यावरण की संरक्षण भी करें। सतत विकास लक्ष्य में किस तरह से 13, 14, 15 इसकी बात करते हैं। तो अब क्या है, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन मिल रहे हैं। जीवीए की गणना कैसे की जाती है, आजकल जीवीए का जला चलन है, क्या उसका आंकड़ा है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस इत्यादि का। इस पे पीटी में भी क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर जो लोग राज्यों का इम्तिहान भी दे रहे होंगे, जाहिर सी बात है देना भी चाहिए, जैसे यूपीएससी या यूपी का एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आज जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी रियल, जीडीपी नॉमिनल, ये 4 आंकड़े जरूर आपको याद रहें। तो वो सारी चीजें, उनसे संबंधित बातें, वो उस पर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन क्या रहा है, 5 ईयर प्लान कैसे, उसको हटा के हम नया क्या ले आए, नीति आयोग क्या काम करता है, प्लानिंग कमीशन क्या करता है, नीति आयोग भी पीछे काफ़ी चर्चा में। देखिए यही है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र के बजाय अर्थव्यवस्था पर है। नीति आयोग ने पीछे ब्लॉकचेन का काफ़ी इस्तेमाल किया डेटा प्रबंधन में। तो इस बार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि ब्लॉकचेन तकनीकी का इस्तेमाल से आप क्या समझते हैं, और उसमें एक स्टेटमेंट था कि ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जाता है। जिसने ये खबर पढ़ी होगी कि नीति आयोग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है, उसको ये पता हो जाएगा कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल नहीं करते। और वो जो दूसरा स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, अगर आपको वो पता होता तो आंसर्स आपके वैसे ही सही हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो इसलिए भी आपके एक तरह से आपके लिए फोटे हो सकते हैं। हर एक विद्यार्थी को ये चाहिए कि 1-2 विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें आप विश्वसनीय हो कि हाँ इसके तो क्वेश्चन मेरे लगभग सही हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में अगर 20 क्वेश्चन में से आप 15 के आसपास, 12-15 के बीच में ठीक कर ले गए तो काफ़ी लंबी लड़ाई आप लड़ गए आसानी से। अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थोड़ा सामान्य से मध्यम ही रखे जाते हैं। यहाँ पर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं, पर मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि जब हम क्वेश्चंस बना रहे होते हैं, यूपीएससी की तरफ से कोई क्वेश्चंस बना रहा होता है, किसी शिक्षक को दिया जाता है, तो उसकी एक नियमावली होती है, ऐसे रैंडम नहीं बनाया जाता। उसमें अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस में हमेशा एक गाइडलाइन ये रहती है कि थोड़ा सामान्य से मध्य क्रम का ही क्वेश्चन हो, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन ना बनाया जाए। इसीलिए आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सहज दिखाई पड़ते हैं जिनको उसके विषय में जानकारी होती है। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा नीति आयोग पर, नीति आयोग काफी चर्चित रहा ब्लॉकचेन तकनीकी का इस्तेमाल करने के लिए। सीधा सीधा क्वेश्चन दिखा था कि ब्लॉकचेन तकनीकी के बारे में सोचिए। तो उसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है, जिसको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी ब्लॉकचेन इस्तेमाल होता है, वो आराम से कर लेता है, क्योंकि 4 विकल्प में से एक ही विकल्प ऐसा था जिसमें दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये आंसर को सरल से आसान माध्यम के रेंज में रखने का है। अगर यही मुझे डिफिकल्ट करना होता तो मैं 3 जगह 2 का वो कर लेता, ताकि आपको बाकी स्टेटमेंट भी आने चाहिए। कहने का प्रयोजन ये है सिर्फ इतना कि चूंकि इसमें क्वेश्चन सरल से मध्य कैटेगरी के ही आते हैं और सीधे सीधे आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा घुमाते फिराते नहीं हैं, ऐसे में अगर आपको स्पष्टता है शब्दों की, कंसेप्ट्स की, और उसके बाद उससे संबंधित करंट अफेयर्स पता है, तो आपका काम हो जाता है। इसीलिए आपको हर सफल स्टूडेंट कहता मिलेगा कि इकोनॉमिक्स आपका फोटे हो सकता है, आप उसके करंट अफेयर्स को थोड़ा ठीक कर लीजिए और थोड़ी टर्मिनोलॉजीज को ठीक समझ लीजिए। तो इससे संबंधित क्वेश्चन प्लानिंग वगैरह से आते हैं। बैंकिंग है, उसमें मुद्रा प्रणाली क्या है, मुद्रा बैंकिंग इत्यादि से संबंधित, जैसे इस बार क्वेश्चन उन्होंने पूछा मुद्रा मनी सप्लाई के आधार पर क्वेश्चन, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था लीगल टेंडर क्या होता है, या मनी सप्लायर क्या, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है मुद्रा गुणांक। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कि मुद्रा प्रसार क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी क्लास 11-12 में बहुत अच्छे से दी हुई है। तो बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली, मौद्रिक नीति के संदर्भ में क्या क्या, एमपीसी कमेटी क्या है, आजकल काफ़ी चर्चा में रही, आपने भी सुना होगा कि एमपीसी कमेटी क्या। अब इस पे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं।
इससे संबंधित जो घटक होते हैं, एनबीएफसीज क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है, बैंक क्या होता है, सहकारी बैंक पे क्वेश्चन था इस बार। सहकारी बैंक का वर्गीकरण आपको पता होता सिर्फ कि पैक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल, तो आप उस क्वेश्चन को कर पाते। तो ये इससे संबंधित बातें, ऐसे ही बजट कैसे बनाते हैं, बजट संबंधित। अच्छा, मजेदार बात है इसमें से हर एक टॉपिक रिफ्लेक्ट होता है, इस पे भी क्वेश्चन था, इस पे भी क्वेश्चन था, इस पे भी क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं जो है। इसलिए आपको बता रहा हूं कि पिछले वर्षों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखिए तो आपको अंदाजा लगने लगेगा कि अच्छा इन चीजों से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र जो हैं, क्या क्षेत्रों में क्या है, उद्योग में क्या चल रहा है, कृषि में विभिन्न फसलें क्या है, उनका भंडारण क्या है, खाद्य प्रसंस्करण के संबंधित, ई कृषि संबंधित, पशुपालन इत्यादि मुद्दे, इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में क्या चल रहा है, इस बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक बैलेंस ऑफ पेमेंट पर कि सेवा क्षेत्र में भारत जो है सकारात्मक, तो भारत सेवा क्षेत्र में सकारात्मक चल रहा है, उसके क्या घटक हैं, इत्यादि इत्यादि, ये इस पर संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। साथ ही जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, इसमें जो है रोजगार और कल्याण से संबंधित क्या क्या नीतियां हैं, गरीबी निवारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए क्या क्या, कि जरा आप जान रहे हैं आजकल बहुत चर्चा में रहा है जिसको आप बोलते हैं वन कंट्री वन राशन कार्ड। टीपीडीएस को आपने थोड़ा संशोधित किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की तरफ, प्रत्यक्ष हस्तांतरण की तरफ आप तेजी से बढ़ रहे हो। तो ये सब जो है आपके सिलेबस में एक मुद्दा बनते हैं। गरीब खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी के मामले में आप जानते हो एक फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का है। तो आत्मा अभी मेरे ख्याल से, अभी मैंने कहीं किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखा कि आत्मा क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खाद्य सुरक्षा मिशन को रियलाइज करते हैं उनको आत्मा का, उस एजेंसी को आत्मा कहते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो उससे संबंधित क्वेश्चन। इन्फ्लेशन पे, इस बार इन्फ्लेशन पे बहुत बच्चों सा क्वेश्चन आया था कि इन्फ्लेशन में सीपीआई के, उन्होंने लिखा था डब्ल्यूपीआई को आधार बनाते हैं। जो लोग मुद्रास्फीति पढ़ते हैं बेसिक जानते हैं कि डब्ल्यूपीआई के बजाय अब सीपीआई आधार बन गया है, उसका वेटेज कैसे कैसे है, उस पर क्वेश्चन था। इसके अलावा वित्तीय बाजार क्या है, स्टॉक मार्केट क्या कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में अगर कोई शब्दावली आई है, आईपीओ क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, बुल एंड बियर क्या है वगैरह, बदला क्या है, इस तरह के क्वेश्चन वो पीटी में भी पूछते हैं और संबंधित अनुप्रयोगात्मक क्वेश्चन मेंस में भी आ सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप जैसे इस बार हो सकता है आपको जो लोग मेंस अगर आप में से कुछ हों तो आप जानते हैं कि आजकल बहुत चर्चा में रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा, उसके संबंध में क्वेश्चन हो सकता है। ऊर्जा है, रेलवे, विमानन, समुद्रपोत इत्यादि। निवेश के विभिन्न प्रारूप क्या होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर पीपीपी मॉडल में एफडीआई क्या है, पीआई क्या, वगैरह वगैरह। तो इस पे काफ़ी ये सब जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या घटक होते हैं उसके बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे सीधे सीधे क्वेश्चन था कि हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देखिए। उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट दो घटक में रखा जाता है, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के तीनों घटकों में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि हम बैलेंस ऑफ विजिबल में क्या चल रहा है और बैलेंस ऑफ सर्विस में क्या चल रहा है। बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि हमारा बैलेंस ऑफ विजिबल माइनस में है और बैलेंस ऑफ सर्विस प्लस में है। जिसको पता होता उसको आंसर वो बच्चों जैसा दिखता। यही खूबी है इकोनॉमिक्स की या अर्थव्यवस्था की कि अगर थोड़ी समझ आप विकसित कर लें तो कम इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन, एक सीधा सीधा क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ पे आया था, क्वेश्चन आईएमएफ पे था, आईएमएफ पे पूछा था उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया गोल्ड ट्रेंच क्या होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय निवेश में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, जिसे इसमें तमाम बातें हैं। अभी पीछे वर्ल्ड बैंक की कुछ गाइडलाइंस आई हैं, या हम जब बात करते हैं मान लीजिए कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स है, मसाला बॉन्ड क्या होता है, अभी पीछे चाइना ने डिमसुम बॉन्ड, उधर जापान ने समुराई बॉन्ड्स, ये सब क्या हैं, क्या इसके घटक होते हैं और इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं। तो पिछले जो वर्षों के प्रीलिम्स और मेंस से क्वेश्चंस देख के ये 12 टॉपिक मोटे मोटे दिखाई पड़ते हैं, जिसके शब्दावली और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर आपका पता है तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत सहयोगी होगा इस इम्तिहान को निकालने में। यहाँ पर इस ओपन सेशन में उद्देश्य यही था कि आपको ये चीज़ें मैं उपलब्ध करा दूँ ताकि आप ये जान पाएँ कि अच्छा यहाँ से पढ़ना होता है, ये इसके मुख्य घटक हैं। ये पाठ्यक्रम है क्योंकि चूंकि सिलेबस में एज इट इज कहीं एक्सप्लेन नहीं किया, एक एक लाइन में लिखा हुआ है, उससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें फिर क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो ये मुख्य चीज़ें हैं पाठ्यक्रम की जो आपको पता होनी चाहिए। इनके संबंधित कोई भी खबर आती है आप इनके बारे में पढ़ें। जैसे मान लीजिए आज ही मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो हो सकता है कि आपने नज़र ना दिया हो, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट की खबर आई थी कि मेटल्स के लिए 5 मेटल को मिलाकर एक कमोडिटी एक्सचेंज बना दिया गया है। अब ये खबर है, बड़ी खबर है।
या जो है आज अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आज आपने देखा है कि कैसे जो है गवर्नमेंट ने एक बार फिर एक वो जीएसटी कंपनसेशन सेस के फॉर्मूले को री इन्वेंट करने की बात कही है। काफ़ी चर्चा में रहा है जीएसटी कंपनसेशन सेस, क्या उसके घटक हैं, क्या उसके डायमेंशंस हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यही है करंट अफेयर्स की। अब आपको मन में आना चाहिए कि फिर जीएसटी क्या है, कंपनसेशन सेस की बात क्यों थी? चूंकि ये 2020 उसके लिए क्लियरेंस का ईयर था, प्लस कोविड की समस्या आ गई है, तो कैसे सरकार उससे निपट रही है, क्या कह रही है वित्त मंत्री वगैरह वगैरह। पर उसके लिए जब आपको पीछे शब्दावली पता होती है तब आप उस खबर का सही इस्तेमाल कर पाते हो। तो इनसे संबंधित मुख्य बातें, इनसे संबंधित जो है कुछ जो बड़ी खबरें हैं वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अब इस बार क्वेश्चन पूछा था उन्होंने स्टील को लेके कि स्टील के बारे में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने एक नई स्टील बनाई है, नई स्टील पॉलिसी जो है राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017, उसमें हम ये बात कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो है हम 2030 तक इस्पात को यहाँ तक ले जाएंगे। अभी जब आप लोग सुनोगे अगले कुछ दिनों में कि एक जो है वित्त आयोग की सिफारिश आ रही है एनके सिंह की अध्यक्षता में। अब उसमें कुछ अगले प्रीलिम्स में कुछ दांव पेच हो सकता है कि वित्त आयोग ने क्या कहा, कितने वर्ष का वगैरह वगैरह। या अभी पीछे अगर आपने न्यूज़ सुना हो तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर एक नए मॉडल में आ रही है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के तरह लिए नीति आयोग को ड्राफ्ट लाइन दी गई है। अब ये सब करंट अफेयर्स हैं, ये तब आपको मजा आता है जब आपको पीछे शब्दावली स्पष्ट हो। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं उम्मीद की जाती है कि आप एडम स्मिथ के सिद्धांतों को जाने, आप पेरेटो के सिद्धांतों को जाने, आप वेवलन के सिद्धांतों को जान रहे हैं, आप कीन्स के सिद्धांतों को जान रहे हैं कि नहीं। हाँ, एक बेसिक का समझ हो और उस बेसिक समझ का आप अनुप्रयोग कर पाते हैं कि नहीं, ये है आपके जो प्रीलिम्स में और मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बताया, कुछ मेंस के क्वेश्चंस बताया कि देखिए समावेशी विकास पर उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण पर पिछले वर्ष 2019 के मेंस में 3 क्वेश्चन थे, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण भारत के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरह दिखाई पड़ रहा है। मेगा फूड पार्क्स बनाए गए हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज स्टैब्लिश किए गए हैं, तब कोल्ड स्टोरेज के लिए आजकल एक जो है निगोशिएबल रसीद जो दी जाती है, जब आप कोई चीज़ गोदाम में रखते हो तो वहाँ से एक निगोशिएबल रसीद दी जाती है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब जो है खबर खाद्य प्रसंस्करण को लेकर काफ़ी चर्चित रही हैं। तो चूंकि एक प्रधानमंत्री किसान संपदा नाम से एक स्कीम थी, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है खाद्य प्रसंस्करण की, तो कोई ताजुब नहीं कि मेंस में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिले उस स्कीम पर कि प्रधानमंत्री संपदा पर आधारित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण में क्या क्या चुनौतियाँ, अवसर वगैरह वगैरह। तो ये पाठ्यक्रम है जहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए। मैं चाहता था कि इस सेशन के बाद आपके पास कुछ टेक होम हो जिसको आप संयोग सजा अपने पास रखना चाहें कि हाँ ये चीज़ें हैं और इसको हमें पढ़ना है। तो पहली बात तो हमने कर ली कि पाठ्यक्रम क्या है, मोटा मोटा एक अंदाज़ा लग गया कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी और क्या नहीं पढ़नी है। दूसरी अगर हम बात करें कि स्रोत क्या क्या होने चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आप एनसीईआरटी की किताब 11-12 को अगर ठीक से पढ़ लेते हैं और शब्दावली समझ में आ जाती है ठीक ठीक, तो यकीन जानिए एनसीईआरटी की किताब करंट अफेयर्स के लिए बढ़िया स्रोत वो पर्याप्त होगा अगर आप उनको ठीक ठीक समझ पाते हो। पर अधिकांश आप लोग के मन में आता है कि कोई पुस्तक होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कम से कम इकोनॉमिक्स में यहाँ पर पुस्तकें बहुत सहयोगी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर पुस्तकें बहुत बल्कि हैं। पता चला एक पुस्तक कोई 500 पेज की, कोई 700 पेज की, तो उसको पढ़ना रटना बहुत अव्यवहारिक सा दिखता है। उतने में अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ लें और मैं आगे भी कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ उसको देख लें तो शायद ज़्यादा लाभान्वित आप होंगे। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि जब आप 500 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो ये जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें से क्या याद रखूं और क्या भूलूं। तो वो इसलिए मैं पुस्तक का यहाँ पे सही आपको नहीं कहूँगा। हाँ, जिसको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थशास्त्र एक विषय के लिए पढ़ना है, तो उनके लिए फिर एक बहुत अच्छी किताब है, सतीश धर की किताब है डे टू डे इकोनॉमिक्स। सतीश देवधर IIM अहमदाबाद में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी किताब है इकोनॉमिक्स की। या बिमल जलान ने किताब लिखी इंडियन इकोनॉमी चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। रघुराम राजन में लिखा है व्हाट आई डू। विमल अभी जो उर्जित पटेल गवर्नर है उनकी किताब आई है, बहुत चर्चित किताब है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, इस तरह की जो पुस्तकें। लेकिन ये उनके लिए जो प्रैक्टिसिंग इकोनॉमिस्ट्स हैं, ये मेरे लिए है, हो सकती है जो जिस कार्य में लगे हुए हैं, ये उनके लिए हो सकती है जो उससे रिलेटेड हों, पर एक आम विद्यार्थी के लिए ये पुस्तकें बहुत यूजफुल नहीं रहती। अगर उतना ही समय आप कुछ और चीज़ों में लगा लो तो शायद, और चीज़ में क्या, एक भरत वाक्य की तरह बोल रहा हूँ, अगर किसी ने एनसीईआरटी बहुत कायदे से कर ली है और करंट अफेयर्स ठीक से कर लिया है तो उसको इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स और मेंस में दिक्कत नहीं आएगी, ये तय बात है।
हालांकि फिर भी मैंने यहाँ कुछ पुस्तकों को लिख दिया है। इसमें से आप जो संजीव वर्मा जी की पुस्तक है, दत्तम सुंदरम की पुस्तक है, उमा कपिला जी की पुस्तक, उमा कपिला जी पढ़ाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। संजीव वर्मा जी अभी स्वर्गीय हो गए, इनका निधन हुआ पिछले वर्ष। बहुत व्यवहारिक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने अपनी सेवाएं दी एक बहुत बड़े बैंक को भारत के, और वहाँ से इनको जो अनुभव मिला उस पर आधारित किताब है। पतली सी किताब है बट काफ़ी काम आती है। दत्तम सुंदरम काफ़ी मोटी किताब हो जाती है। आप कोई एक जो आपको मन करे किताब अगर चाहें, लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर आपने एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ लिया है तो ज़्यादा बेहतर डील है, बजाय आप इसकी मोटी मोटी किताबें पढ़ें और उसमें से कुछ हासिल ना हो रहा हो। संजीव वर्मा जी में कुछ चैप्टर्स अच्छे हैं, जैसे अभी आपने देखा निवेश मॉडल बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छे से लिखा हुआ, बैंकिंग बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि खुद बैंकर थे तो उनको अनुभव भी था इसका। एक आपके पास कोई भी पिछले वर्षों का प्रश्नकोश होना चाहिए। इस मामले में मुझे लगता है हिंदी के विद्यार्थी इकोनॉमिक्स में थोड़े गिफ्टेड हैं, उनको एक लाभ मिलता दिखता है। विगत वर्षों के प्रश्नकोश में जो मुझे प्रश्नकोश जितने उपलब्ध थे उसमें जो अच्छा लगा वो लगा घटना चक्र। घटना चक्र का एक प्रश्नकोश आता है, आप उनसे मांगेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का एक अनसॉल्व सॉल्व्ड हालांकि है वो, उसमें उन्होंने क्या किया, वह अच्छी बात क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये प्रश्नकोश लीजिए आप। विगत वर्षों का जो प्रश्नकोश है उसमें घटना चक्र की खास बात यह है कि मान लीजिए मैंने बात कही मौद्रिक नीति की, तो मौद्रिक नीति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे पिछले 20 वर्ष में, यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, राजस्थान में पूछे गए, बिहार में पूछे गए, या मध्य प्रदेश में पूछे गए, छत्तीसगढ़ में पूछे गए, हिंदी भाषी क्षेत्र में जितने क्वेश्चन आए हैं उन सब को उन्होंने मौद्रिक नीति से संबंधित सारे क्वेश्चन को एक जहां रख दिया है। तो आपने मौद्रिक नीति पढ़ ली, उसके बाद इस क्वेश्चन को कर लिया तो फिर कुछ बचता नहीं है प्रीलिम्स के लिहाज से। तो प्रीलिम्स के लिए तो वो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। हाँ, ध्यान क्या रखना है कि जो करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं उसको रटना नहीं है उसमें। जैसे पीछे कोई करंट अफेयर आया हुआ था उस पर क्वेश्चन पूछा था, उसको रटना नहीं, बस ये ध्यान रखना कि अच्छा इस तरह का कुछ करंट अफेयर आता है तो मुझे ध्यान रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया था पीछे कि हाँ आधार वर्ष बदला गया है जीडीपी के लिए। अब ये जो क्वेश्चन आया कि आधार वर्ष जीडीपी के लिए बदला गया, ये उस समय का करंट अफेयर रहा होगा। अभी पीछे बात चल रही, मॉस्पाई जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, उन्होंने इसके लिए एक समिति बनाई है और वो इस पे देख कर रहे हैं। शायद हो सकता है आप जल्दी ही खबर सुने, राव इंद्रजीत सिंह ने इसका इशारा भी कर दिया जो उससे संबंधित मंत्री हैं कि शायद जल्दी ही हम जो है एक नया आधार वर्ष ला सकते हैं। तो वो फिर अब आपने पीछे पढ़ा था, चूंकि घटना चक्र में क्वेश्चन किया था कि आधार वर्ष पे क्वेश्चन आए हैं, तो आप आसानी से आपको याद रह जाएगा। जब भी करंट अफेयर देखेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में नजर जाएगी आपको लग जाएगा अच्छा ये काम की चीज़ है, इसको रखना है अपने पास। इसके अलावा जो है कोई भी एक संकल्पनाओं और समसामयिकी पर आधारित जो आपके पास एक स्रोत होना चाहिए और एक टेस्ट सीरीज होने चाहिए। इसके क्या लाभ गुण दोष हैं उसके हम अभी आगे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा स्रोत होना चाहिए, एक तो एनसीईआरटी को आप आधार बनाइए, एक ये विगत वर्षों का प्रश्नकोश, एक आदत डाल लीजिए कि हम रोज 10-5 क्वेश्चन करेंगे इससे, और एक आपके लिए समसामयिकी और संकल्पनाओं पर आधारित कोई एक स्रोत होना चाहिए, और एक टेस्ट सीरीज जैसी कोई चीज़ हो तो और ज़्यादा सहयोगी हो जाती है। कैसे, अभी मैं उसको और बात करूँगा। तो ये जो है स्रोतों की बात रही कि आपको क्या ध्यान देना चाहिए। मैं जैसा भी बोल रहा था कि समसामयिकी में क्या महत्वपूर्ण है, पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे संस्था आपके लिए कैसे सहयोगी हो पाएगी। संस्था की तरफ से हर महीने एक मंथली मैगजीन जो है मासिक समसामयिकी के तौर पे निकाली जाती है, जो डाउनलोडेबल है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका, कुछ जो है अब वो आपके पास उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आजकल मैं देखता हूँ कि ये अच्छी बात है, वो हर विद्यार्थी के पास होती है, उसके जेरोक्सेस भी बाजारों में मिल रहे थे, लोग उसको खरीद लेते हैं, जो भी है। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मैगजीन है इसमें एक टॉपिक है अलग से दिया जाता है इकोनॉमिक्स का। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके लिए सहयोगी हो सकती है, इसलिए क्योंकि जब हम मान लीजिए कोई करंट अफेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के उसमें एक न्यूज़ आई है एमसीएक्स को लेकर, तो जो एमसीएक्स की न्यूज़ है इसमें जब हम आपसे बात करते हैं, मान लीजिए आपको करंट अफेयर्स में दिया जाएगा एमसीएक्स, तो यहीं पर हम उससे संबंधित शब्दावली भी दे देते हैं कि हाँ कमोडिटी एक्सचेंज ये होता है, फ्यूचर ऑप्शंस ये होते हैं, स्पॉट ऑप्शन ये होता है, स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें होती हैं, वो उससे संबंधित जो खबर है। तो उससे क्या होता है कि जो शब्दावली रिलेटेड चीज़ें हैं वो जब आपको वहाँ स्पष्ट हो जाते हैं तो आपको फिर अलग स्रोतों पर नहीं जाना पड़ता उस बात को समझने के लिए कि शब्दावली क्या है।
तो जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया कि प्रश्न कैसे होते हैं, कुछ शब्दावली पर होते हैं और कुछ होते हैं चलो जैसे कि मान लीजिए गोल्ड ट्रेंच है, तो जब कोटा की बात खबर में हम लोगों ने लिखी थी मासिक न्यूज़ में, जब करंट अफेयर्स में, तो वहीं पे लिखा भी गया था कि हाँ आईएमएफ का जो है जो करेंसी होती है उसको पेपर गोल्ड बोलते हैं, जिसका लेन देन होता है उसको ऐसे किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो उससे क्या हुआ कि आपको उसी स्रोत में उसे शब्दावली भी मिल गई और करंट अफेयर्स भी मिल गया। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये आपकी मैगजीन आपको सहयोगी हो सकती है, उद्देश्य यही होता है। और यहाँ पर एक टीम है, मैं आपको थोड़ा हम अपने मोडस ऑपरेंडी के बारे में भी बता दें। एक टीम है, बहुत आप्त क्वालिफाइड टीम है, वो लोग एक सीरीज ऑफ डिस्कशंस के बाद, ऐसा नहीं होता किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी है, एक सीरीज ऑफ डिस्कशंस के बाद कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ये महत्वपूर्ण हो सकती हैं और इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए, तो उसके बाद इसको फाइनलाइज किया जाता है। साथ ही आपको और अधिक क्रिस्प करते हुए, जब इम्तिहान के कुछ दिन बचे हैं तब उसमें मोटी मोटी बातों को रखते हुए एक PT 365 प्रीलिम्स से पहले और मेंस से पहले एक मेंस 365 ये जो है आप उपलब्ध कराई जाती है। ये हर विषय के लिए, इकोनॉमिक्स की भी होगी और उसमें भी आपका करंट अफेयर्स। तो मज़ेदार बात यह है कि आपने अगर मासिक में पढ़ा हुआ तो उसका कहीं ना कहीं एक जो पीछे जानकारी उपलब्ध हो गई उससे आपको त्वरित गति से पुनरावलोकन भी हो जाएगा और कुछ वैल्यू एडिशन भी होगा। इसमें कोशिश वैल्यू एडिशन की होती है कि आप चीज़ों को समझ गए, थोड़ा और वैल्यू एडिशन करते हैं, थोड़ा और उसको शार्पर करते हैं। तो आप मंथली मैगजीन है वहाँ से ले सकते हैं, जो आपका पीटी से पहले जो मैगजीन आती है, और ये कोशिश होती है कि पीटी से ठीक समय पहले आ जाए ताकि जो है आपके पास पर्याप्त समय रहे चीज़ों को देखने का, पढ़ने का। ऐसा नहीं कि पीटी के कुछ दिन पहले आ रही है और उसके पास आपके पास समय नहीं है। इसके अलावा जो है एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैं इसके लिए संस्था का को आभारी भी मानता हूँ, क्योंकि इससे हम लोग का काम आसान भी हो गया है कि एक डेली न्यूज़ का हम सारगर्भित विश्लेषण कि पर डे न्यूज़। और आप जानते हैं पॉडकास्ट, आपने सुना ही होगा पॉडकास्ट के बारे में, जो आजकल यूट्यूब पे आप देखते हो ना उसको पॉडकास्ट बोलते हैं। फ्री पॉडकास्ट अवेलेबल होता है विजन का। मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इसका इस्तेमाल करें। इसमें रोज क्या है न्यूज़ उसकी बात होती है, बहुत लंबा समय नहीं होता, छोटे छोटे समय के वीडियोस होते हैं और पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के वीडियोस में बड़ा ध्यान दिया जाता है कि आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाए और उससे संबंधित करंट अफेयर्स जुड़ जाए। तो अगर कोई डेली न्यूज़ ये लगा रहा है, इसमें सुन रहा है 15-20 मिनट इसके लिए, और साथ ही जो है करंट अफेयर्स देखता है और PT 365 जो एक रिवीजन हो जाएगा, तो यकीन जानिए आपका शब्दावली वाला भी चीज़ हो जाएगा और प्लस जो है करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शायद पुस्तकों की प्रासंगिकता थोड़ी कम हो जाएगी अगर आप NCERT ठीक से पढ़ लें, ये शब्दावली देख लें जिसमें लिखा हुआ और करंट अफेयर्स देख लें, तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को तैयार पाएंगे एग्जाम में और एक आपको अंदाजा भी लगने लगा, फेयर अंदाजा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ सारगर्भित विश्लेषण। मैं शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करता हूँ, तो जब मैं लिखा सारगर्भित विश्लेषण तो पॉडकास्ट में पूरा प्रयास होता है कि बजाय न्यूज़ को सिर्फ प्रोवाइड कराने के उसके डायमेंशंस दिए जाएं आपको कि अच्छा इस डायमेंशन में इसको देखा जाना चाहिए। तो करंट अफेयर्स आप यहाँ से कर सकते हो और चूंकि इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर आधार है, शब्दावली आधार है, तो इन डिस्कशंस में इस बात को हमेशा रखा जाता है कि पहले शब्दावली उनको पता हो फिर करंट अफेयर्स के बारे में पता हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक बहुत फेमस थ्योरी है, आपने भी सुनी ही होगी कि व्हाट योर माइंड डज नॉट नो योर आईज कैन नॉट सी। जिसका आपका मस्तिष्क नहीं जानता, आपकी आंखें उसको देख नहीं पाते। नहीं तो मैं आपको बताऊं, एक अपना अनुभव में बताऊं, मैं कभी कभी मेट्रो में ट्रेवल किया करता हूं, तो मैंने देखा है, मुझे याद आता है कि 2020 के प्रीलिम्स में, मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से तो अब मेट्रो में चलना नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले मुझे ध्यान आता है कि 2020 के प्रीलिम्स में कम से कम 3-4 ऐसी नीतियाँ मुझे दिखी जिसका एडवर्टीजमेंट मेट्रो पे था। अब चूंकि मैं उसके बारे में जानकारी मुझे थी, शब्दावली मुझे पता थी, तो जैसे ही वो एडवर्टीजमेंट भारत सरकार की तरफ से आया था, ये नीति वो नीति, तो मुझे नज़र आ गया कि अच्छा ये बातें हैं, ये किसने जारी किया है, कैसे जारी किया है, वो चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब आप किसी चीज़ को शब्दावली जानते हैं तब उससे संबंधित खबरों को पढ़ पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। यहाँ उसका पूरा ध्यान दिया जाता है डेली अफेयर्स में। तो डेली अफेयर्स का एक फ़ायदा ये भी है
कि जब आप उसको लगातार सुनते हो तो उससे लाभ क्या होता है, आपका जो है कहीं ना कहीं एक आपका विजन डेवलप होने लगता है कि अच्छा करंट अफेयर्स में ये चीज़ें हैं। इससे जैसे मान लीजिए अभी आपने सुना जीएसटी सेस के बारे में, तो जीएसटी सेस में कुछ और फार्मूला आया या पंजाब ने कुछ और कहा या कुछ और बातें हुई या कोर्ट की तरफ से कुछ आया, तो चूंकि आप पीछे से शब्दों को जान रहे होते तो आप और बेहतर विश्लेषण कर पाते हो स्वयं से और आपकी सोच विकसित होती है। तो पूरा ध्यान इस बात पे होता है कि करंट अफेयर्स में ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स दिए जाएं कि चीज़ें जो है सिर्फ प्रोवाइड करा दी जाती, उससे अंदर संबंधित शब्दावली और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण, ताकि आप उससे लाभान्वित हो पाए। तो ये जो है इसलिए समसामयिकी का उद्देश्य, और अब तक आपने देख लिया फिर पाठ्यक्रम क्या है, स्रोत क्या होने चाहिए और समसामयिकी का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। तो अगर आप पाठ्यक्रम देखते हैं, एनसीईआरटी पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें। करंट अफेयर्स में मैं कहूँगा न्यूज़पेपर तो पढ़ें ही, ज़रूरी होता है। हर न्यूज़पेपर में, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, सब न्यूज़पेपर अच्छे होते हैं। उसमें एक चैप्टर होता है, एक पेज होता है अर्थ जगत का। दैनिक जागरण में भी है, नवभारत टाइम्स में भी है, अमर उजाला में भी है, जो भी आप पढ़ते हो, या अंग्रेजी वर्जन पढ़ रहे हो तो उसमें भी है। उसमें जो खबरें आती हैं उतना आप पढ़ें और इसको सुन लें तो आप बहुत मोर देन इनफ जिसको बोलते हैं। और जब आप इसको सुनेंगे पॉडकास्ट वगैरह को, तो उससे जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें कि हाँ ये न्यूज़ काम की है, इत्यादि इत्यादि। तो समसामयिकी का प्रबंधन ऐसे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही एक तरीका है प्रबंधन करने का, परंतु ये मैं स्पष्ट कर दूं पहले कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एक तरीका है प्रबंधन करने का, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे प्रभावी तरीकों में से एक दिख रहा है। जैसा कि जो सफल विद्यार्थी वो जो कहते हैं कि नहीं हाँ ये बड़ा काम का, इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत इसमें बहुत सहयोग मिला, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा जो है, जैसा मैंने भी आपको बताया कि एक छोटा सा मैंने उदाहरण देने की कोशिश की कि कुछ क्वेश्चंस अगर देख लें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि हाँ नई जीडीपी आंकड़ों नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदलकर क्या नया क्या दिया गया है। अब ये देखिए क्वेश्चन अब रिडंडेंट हो गया, अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, लेकिन अभी जब आधार वर्ष बदला जाएगा, इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का उद्देश्य ये था कि जब अगर आधार वर्ष आपके प्रीलिम्स के पहले बदल गया तो आप एकदम सचेत हो जाएंगे कि अच्छा हाँ ये काम की चीज़ है, इसको याद रखना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसके ये डायमेंशन हो सकते हैं। फिर कौन मंत्रालय करता है, कैसे किया गया, आधार वर्ष में क्या क्या संदर्भ होते हैं, इसके लिए संयुक्त राष्ट्रीय गणना प्रणाली है यूएनएसएनए, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, यूएनएसएनए 1953 से शुरुआत हुई थी उसकी, फिर 1968 में उसको सुधारा गया, फिर 2008 की जो सीरीज़ है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आज, इंडिया भी उसका उसी का इस्तेमाल करता है, उससे संबंधित बातें तो ये आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएंगी। ये फ़ायदा है करंट अफेयर्स का कि आपको जो हम आप विजन मैगजीन पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा गया कि आधार वर्ष बदला गया, उसमें फिर यूएनएसए की थोड़ी पृष्ठभूमि, यूएनएसए ने कैसे काउंट करता है, क्या उसके घटक होते हैं, इत्यादि इत्यादि, ताकि उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न हो तो आप जवाब दे पाएँ। या मान लीजिए क्वेश्चन जैसे बैंकिंग में उन्होंने पूछा कि एनपीसीआई चर्चा में, इस क्वेश्चन को भी रखने के पीछे एक उद्देश्य था। जो लोग थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि आजकल चूंकि एनपीसीआई जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका आधार बनाता है, उनके लिए क्लियरिंग हाउस का काम करता है। तो आप चाहे यूपीआई कर रहे हो, चाहे आईआरटीजीएस कर रहे हो, आईएमपीएस कर रहे हो, ये सब क्या है, इनके बारे में क्या है। और चूंकि एनपीसीआई बहुत आधार बनता है, इसने एक रुपए कार्ड भी इशू कराया था पीछे, जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीज़ा है, मास्टर्स है, यूरो कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, ऐसे हमने रुपए शुरू किया। चाइना ने यूनियन पे शुरू किया था, उसी तर्ज पर हमने रुपए इशू किया। अब ये खबर, ये पीछे क्वेश्चन आया, आपने देखा, ये विगत वर्षों की प्रासंगिकता है, आपने क्वेश्चन देख लिया। तो अभी न्यूज़ आई थी, अभी इस पर थोड़ी और न्यूज़ आएगी कि एनपीसीआई पे चूंकि निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए जो प्राइवेट निजी प्लेयर्स हैं उनको भी और आगे लाने की बात कही जा रही है कि उनका अपना वो एक अम्ब्रेला बना ले, एक अपना छत्रक बना ले और उस छत्रक के माध्यम से लेन देन करें। तो अब आपको तुरंत समझ में आएगा अच्छा एनपीसीआई के अगेंस्ट इसको बनाया गया। तो क्वेश्चन अगर वो बनाएंगे तो इस तरह से कुछ बनाएंगे कि हाँ एनपीसीआई के साथ ये समस्या थी और इसलिए ऐसा बनाया गया, ये कुछ इस तरह से, ताकि उस पर निर्भरता ना बने। जब आपको विजन में करंट अफेयर्स में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बाकायदा कि एनपीसीआई क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या करता है, कैसे कैसे हुआ है, जितनी बातें मैंने आपको कही, प्लस जो है क्यों ये छत्रक बनाया गया। तो अब आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल गई। पर करंट अफेयर्स जब आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ते रहते हो तो उससे थोड़ा सा और पॉलिशिंग हो जाती है। एक यहाँ पर मैंने जो बात कही थी, ताकि त्वरित गति से मैं ख़त्म कर पाऊँ,
कि टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है। देखिए, टेस्ट सीरीज की जब हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हो चाहे मेंस का टेस्ट सीरीज हो, पूरी कोशिश होती है हमारी जो आप्त टीम है, मैं आप्त बोल रहा हूं तो मैं बहुत सोच समझ के आप्त शब्द इस्तेमाल करता हूं कि वो कैसे क्वालिफाइड हैं। पूरा एक डेटाबेस है, एक तरीके से एक प्रोफेशनल दृष्टिकोण के साथ उनको डिज़ाइन, ऐसा नहीं कि रैंडमली क्वेश्चन बना लिया गया या जो है उसका मानकीकरण किया गया जिससे ये सहयोग होता है। शायद यही कारण है कि इतनी चर्चित है और इतनी लोकप्रिय भी है। आप जो भी तैयारी कर रहे हो जानते हैं कि विजन की टेस्ट सीरीज काफ़ी लोकप्रिय है इस दिशा में। कोशिश होती है कि जो भी क्वेश्चंस बनाए जाए वो लगभग सिमुलेटेड मॉडल में बनाए जाएं। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो ये कि आपने जितने भी मोटे मोटे क्वेश्चंस हो सकते थे टॉपिक्स पे, उस पे जब क्वेश्चन बन जाते हैं तो जो संभव गलती करने वाले हो सकते हैं वो आप उससे बच जाते हो। आप क्योंकि जब मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज में गलती की तो आपने पढ़ लिया, आके देख लिया, या वहाँ पे सही किया था तो वहाँ पे देख लिया। इसलिए टेस्ट सीरीज में थोड़ी कोशिश भी की जाती है कि क्वेश्चंस को हर रेंज पे रखा जाए, हायर रेंज पे भी थोड़ा डिफिकल्ट भी रखा जाए, थोड़ा इजी भी रखा जाए, ताकि वो अपने आप को फाइन ट्यून कर पाएँ। तो ये कुछ कुछ रियाज जैसा है, जितना बेहतर रियाज आप करते हैं उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। कहा भी जाता है, जो लोग जानते हैं महत्व जानते हैं कि स्टेज का महत्व क्या होता है, वो 2 घंटे में आपको बहुत कुछ करना है। ऐसे में पीछे जितनी अच्छी रियाज करे रहेंगे उतना आप वहाँ स्वाभाविक तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होती। अच्छा, एक और गलती होती है अक्सर जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया है कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर बच्चे प्रीलिम्स से तक सिर्फ प्रीलिम्स की चीज़ें ही पढ़ रहे होते हैं, वो मेंस की चीज़ों को बहुत ध्यान नहीं देते। टेस्ट सीरीज़ में एक लाभ ये भी मिल जाता है कि आपको लिखने की थोड़ी आदत पड़ जाती है कि कैसे कुछ शब्दों में चीज़ों को लिखा जाए। तो एक तो पूरा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, प्लस जो है जब आप उसको लिखोगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, क्योंकि लिखने में एक चीज़ होती है प्राथमिकता का नियम, कि आपको प्राथमिकता आती है कि नहीं पहले क्या लिखा जाए, बाद में क्या लिखा जाए, कितना लिखा जाना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए। वो सब जब आप सीरीज़ में करते हो और जो आपको उसमें कमेंट्स दिए जाते हैं कि आप ऐसा ऐसा परिवर्तन करें, तो उससे डेफिनेटली आप लाभान्वित होते हो। अगर हम बात करें इसी क्रम में कि नोट्स का क्या महत्व, ताकि मैं अपनी बात को ख़त्म कर पाऊँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और अगले 2 मिनट मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक्स में विशेषकर, मेरे ख्याल से सभी विषयों में, लेकिन इकोनॉमिक्स में विशेषकर ये बहुत ज़रूरी है कि आप नोट्स ठीक तरीके से बनाएं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा कि जब विद्यार्थियों वगैरह से बात होती है तो वहाँ से अंदाज़ा लगता है कि अच्छे विद्यार्थी एक गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, और खूब सारा पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं, इनको बहुत जानकारी होती है, लेकिन इम्तिहान में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेंस में जब लिखना तो चीज़ें याद नहीं आती, और जब बाहर निकल के ओहो अच्छा ये भी लिखना था, या पीटी में अरे यार ये भी था, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये मुझसे हुआ नहीं। उसका कारण मैं आपको बता दूँ। एक शब्द होता है जिसके लिए मैंने उसको शब्द को ही यहाँ पे लिख दिया है। ये जो लोग मनोविज्ञान जानते होंगे, रिसेंसी इफेक्ट। रिसेंसी इफेक्ट ये कहता है कि अगर मैं आपको एक पैराग्राफ अभी पढ़ाऊं तो पहले की 2-4 लाइनें आपको अच्छे से याद रहेंगी, लास्ट की 2-4 लाइनें अच्छे से याद रहेंगी, बीच की लाइनें आप भूल जाओगे, उससे संबंधित डेटा भूल जाओगे। 10 नाम मैं भी आपके सामने लूं तो 10 में से पहले 2 नाम आपको अच्छे से याद रहेंगे, लास्ट के 2 नाम अच्छे से याद रहेंगे, और बीच के जो 6 नाम है उसमें से 1-2 याद रहेंगे, बाकी 2-4 आप भूल जाओगे। ऐसा होता है, आपका दिमाग ऐसे काम करता है। ऐसे में इम्तिहान के 15 दिन पहले किसने कितने अच्छे से पढ़ा है वो बहुत मैटर करता है, और क्या पढ़ा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी कि आपके नोट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। आपने ये कोई महज संयोग नहीं कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके नोट्स इतने बेहतर हो सकते हैं कि अगले दिन वो सिलेक्शन के बाद वो नोट्स को फ्लोट कर देते हैं और नोट्स उपलब्ध होते हैं। और नोट्स कैसे बनाएं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो जैसे A4 सीरीज में आप लिखते हो ना, कोई कॉपी लिख रहे हो या कोई पेज पे लिख रहे हो, A4 सीरीज का पेज है, उसमें दोनों साइड पे जगह छोड़ें। यकीन जानिए ये निवेश है, ऐसा मत सोचिएगा कि पेज बेकार हो रहा है, ये निवेश है। जैसे मान लीजिए आपने मुद्रा के बारे में लिखना शुरू किया, मुद्रा के बारे में पढ़ा, तो नोट्स इस तरीके से पहले बनाएं कि मुद्रा के बारे में NCERT में मैंने क्या क्या पढ़ा, ये NCERT से है। फिर उसके बाद आपने कोई पुस्तक पढ़ी है या कोई आप क्लास कर रहे हो वहाँ से आपने लिखा है, उसके बारे में लिखा, और यहाँ जगह छोड़ दी दोनों साइड में। अब आपके ऊपर है, जैसे मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि राइट हैंड साइड पे करंट अफेयर्स लिखूँ। एक शिक्षक होने की हैसियत से भी मैं अपने आप को खुद बहुत मेथोडिकल रखता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे जहाँ भी कहीं भी कोई डायरी भी लिखी होगी, कहीं भी कुछ लिखा होगा, ये आदत सा स्वभाव सा बन गया, तो उसके राइट हैंड साइड में उससे करंट अफेयर्स की जुड़ी चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए अब आपके ऊपर है,
आपने मुद्रा लिखा, मुद्रा बैंकिंग, कल आपको कोई न्यूज़ मिली, आपने जो पेज छोड़ा था यहीं लिख लिया कि मुद्रा से रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी फला न्यूज़पेपर में या विजन के फला मैगजीन में या फला स्रोत में, जो भी आपका स्रोत है, पेज नंबर इतने, इस टाइम, इस डेट पर आपने यहाँ पे लिख लिया जो उससे रिलेटेड न्यूज़ रही, या आपको कोई अच्छा स्टेटमेंट मिल गया या कोई और अच्छी बात मिल गई, आपने यहाँ भी लिख लिया। अब क्या होगा, एग्जाम के पहले आप सिर्फ इसी को रिवाइज करोगे, ना आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो, ना आप वो जो स्रोत पढ़ रहे थे, क्लास पढ़ा था या किताब पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हो, ना आप हर न्यूज़पेपर को रिवाइज कर रहे हो, आप सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हो। और जब इसको रिवाइज कर रहे हो तो ये भी रिवाइज हो रहा है, ये भी रिवाइज हो रहा है। इसीलिए आप देखते हो कि लगभग हर सिलेक्टेड कैंडिडेट का नोट्स आपको ऐसे ही मिलेगा कि उन्होंने बीच में कुछ लिखा होता है और बाद में कुछ जोड़ होता है। अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने देखा, जैसे एक अभी विद्यार्थी रही, नाम लेना ठीक नहीं है, वो टॉप 10 में है, उन्होंने भी, उनके साथ ये क्या था कि वो स्टिकर चिपका देते थे, इस पेज पे स्टिकर चिपका देते थे कि करंट अफेयर्स ये है। वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टिकर में थोड़ा सा उसको हैंडलिंग समस्या होती होगी, तो बेहतर है कि आप उसी समय जगह छोड़ते चलें और इससे संबंधित कुछ भी करंट अफेयर आपको मिलता है तो वहाँ पे जरूर लिखें कि किस डेट को। आज जब आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको लगता है कि हमेशा याद रहेगा, 10 दिन बाद आपको यहाँ नहीं आएगा कहाँ पढ़ा था मैंने। तो अगर वहीं स्रोत लिख देंगे कि फला तारीख के फला न्यूज़ पे, तो आपको दिक्कत हो रही है, तुरंत गूगल कर पे उस दिन का न्यूज़पेपर देख के आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इससे अंदाजा लगता है कि आपको चीज़ों को तरीके से करना आता है। जितने अच्छे से नोट्स बने होंगे उतना आपको हर बार रिवीजन में कम समय लगेगा और आपका रिवीजन उतना प्रभावी होता रहेगा। नहीं तो आपको लगेगा मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब इसमें आपको मालूम है आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एनसीईआरटी से क्या पढ़ा है, नोट्स से क्या पढ़ा है या पुस्तक से क्या पढ़ा है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके से जो है अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स बनाओगे तो आप अपने कम समय में भी ज़्यादा लाभान्वित हो पाओगे। क्योंकि ये इम्तिहान, जैसा कि कई बच्चे आपसे कहते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो कोई कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो सच में कह रहे हैं, वो दे मीन इट। जैसे कुछ लोग शब्द में ऐसा सोचते होंगे कि ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं, दे मीन इट, कि इसमें आपको स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाउ स्मार्ट यू वर्क, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप कितना स्मार्टली काम कर रहे हो, बजाय इसके कि आप पिलर टू पोस्ट पढ़ रहे हो और आपके पास ध्यान उस समय इम्तिहान में कुछ नहीं आ रहा। ये जितना ऑर्गेनाइज रहेगा और जितनी बार देखा जाएगा, आप सभी पिक्टोग्राफिक मेमोरी को समझते हो, आपको एग्जाम में याद आने लगेगा कि अच्छा हाँ, नोट्स में फला फला चीज़ें लिखी हुई थी, इसको ऐसे से लिखना है। तो ये एक घटक है जो आपको इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ मुख्य बातें रहीं कि हाँ, इकोनॉमिक्स में कैसे करते हैं, तो पाठ्यक्रम कैसे करना है, स्रोत कैसे करना है, इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर्स का जो पॉडकास्ट है वो कैसे सहयोगी हो सकता है, हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके अलावा जो है आप करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो कैसे सहयोगी हो सकती है, और PT 365 और मेन 365 कैसे आपके लिए सहयोगी हो सकता है। पिछले वर्ष के प्रश्नों को करने के लिए क्या लाभ हैं उससे, और उससे क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, शब्दावली और समसामयिकी का कैसे समायोजन करें, और नोट्स कैसे बनाएं। जो मैंने आपको बताया कि 5 मुख्य चुनौती, थोड़ा सा मैंने एक कोशिश ये की कि चाहे जो भी, भले आप यहाँ पे आप मुझे 45 मिनट के लिए आप सुन रहे हो, तो आपको ये लाभ मिले कि हाँ, आप समझ में आ गया कि पाठ्यक्रम क्या क्या है। मैंने एक पूरी लिस्ट आपको बना दी है, आपके पास उपलब्ध है कि हाँ, आप देख पाएंगे इसको कि हाँ, ये पाठ्यक्रम है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके लिए स्रोत आप अपने हिसाब से फिर एनसीईआरटी को जहाँ सहज लगे कि हाँ, ये चीज़ एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छी दी हुई है या ये चीज़ जो है फला नोट्स में अच्छे से दी हुई है, तो आप वहाँ से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें इकोनॉमिक्स के बारे में थी। आई होप आप इस क्लास से लाभान्वित हुए। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा ताकि अगली कक्षा शुरू की जा सके। तो ये कुछ बातें थी इकोनॉमिक्स के बारे में। आई होप इस चर्चा से आप लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद।